हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे आरएस सिलेबस की ओरिएंटेशन क्लास का सेकंड फेज है। पहला पार्ट आपको याद होगा हमने किया था, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे जो माइक्रो टॉपिक्स हैं जिनको एटलीस्ट आप पढ़ के जाइए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवरेज मिले, ताकि आप इस कम समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकें। उसी क्रम में, उसी सीरीज में सेकेंड पार्ट मेरे को अलग अलग लोगों ने मैसेजेस भी किए कि आप उसको कंटिन्यू कीजिए, वो करना है। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, मेरे पास समय का अभाव था। मीनवाइल थोड़ा टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, तो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ गया, और भी मेरी कई व्यस्तताएं थी। बहरहाल, अभी इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो सेकंड पार्ट है वो हम बात करेंगे वो कि राजस्थान, भारत और इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ हमें समझनी है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में राजस्थान के जो स्टेट पीसेज या जो आरएस का एग्जाम है उसमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमारा सिलेबस जो है उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं सिलसिलेवार, बट उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एक ही बड़े टॉपिक के पार्ट्स हैं, तो उनको हमको क्लब करके पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें समझ में आएगी। जैसे एक टॉपिक आपका है जिसमें दे रखा है बजट। ये पहला टॉपिक हम देते हैं, ये बजट। बजट का मतलब सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा, पहला। इसी से संबंधित एक और शब्द है, इसका नाम है राजकोषीय नीति। ये भी एक ही मतलब है। राजकोषीय नीति का मतलब है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, तो ये भी एक ही बात होगी। राजकोषीय नीति में भी बजट ही पढ़ा जाता है। फिर सरकार की आय व्यय में बजट पढ़ा जाता है। सरकार की आय का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर है। कर में एक टॉपिक दे रखा है जीएसटी, ये भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बजट का एक और नाम है सरकार का पैसा कहाँ जाता है, सरकार का पैसा कहाँ रहता है, उससे रिलेटेड एक वर्ड और यूजुअल से कहा जाता है पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त। ये भी इसी में पढ़ा जाएगा, लोक वित्त। सरकार का व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे तबकों पर खर्च होता है जो सरकारी सेवाओं के, सोशल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनसे संबंधित एक और शब्द इसे कहा गया सब्सिडी। ये भी इसी में पढ़ा जाएगा। सरकार ऐसे लोगों को जो कि चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, खाने पीने की चीजें खुद सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे कहा जाता है लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, पीडीएस या लोक वितरण प्रणाली। ये अलग अलग टॉपिक हैं सिलेबस में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, लोक वितरण प्रणाली। लेकिन ये एक ही बड़े टॉपिक का पार्ट है जिसका नाम है बजट। इसी के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कैसे आते हैं? बजट का मतलब सरकार के पैसे का मतलब, सरकार को पैसा जीएसटी से मिलता है। सरकार की राजकोषीय नीति यानी सरकार की आय व्यय की नीति, देश की नहीं। सरकार पैसा देती है कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते, सरकार खुद वितरित करती है। एक ही बड़े टॉपिक के पार्ट है। इनमें से आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, पहले तो आप इनको सबको एक ही टॉपिक मानो। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अब दरअसल जब आप बजट पढ़ते हैं, वो बजट जो है वो अभी ओरिएंटेशन है, क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, उसके लिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जो है वो टीडीएस है पढ़ना, थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिन लोगों को बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, उसमें आगे बढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट है बहुत रोचक। पैसे की बातें हैं तो पैसा वैसे रोचक रहता है, धन की बातें, मनी की बातें। तो बजट यानी सरकार पैसे जो खर्च करती है, इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट बजट इज कवर्ड इन पॉलिटिक्स, बजट इज कवर्ड इन इकोनॉमिक्स। चूंकि सरकारें जो है वो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, सरकार बिना जनता की अनुमति के एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई है बजट की। बजट में सरकार जो भी पैसा खर्च करेगी वो जनता की अनुमति से करेगी। जनता की अनुमति जनता के नुमाइंदे देंगे, रिप्रेजेंटेटिव देंगे, वो संसद में बैठे हैं, इसलिए सरकार बजट लेके जाती है, बजट पेश करती है संसद के समक्ष, और संसद उसको पास करती है। वो पॉलिटी का पार्ट है जो हम जो है 10 मिनट्स जीके में हमने पॉलिटी लगभग संसद तक पहुंच गए, उसमें आगे हम उसको करेंगे। बट इकोनॉमिक्स में जो है वो बजट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में अब ये सारे टॉपिक कैसे कवर होते हैं पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है सरकार का की जो प्राप्तियां हैं, सरकार की जो आय है, या जिनको सरकार की रिसीट्स कहा जाएगा,
वो पढ़ा जाता है। सरकार की रिसिप्ट्स दो तरह की हो सकती है, या तो होगी राजस्व जो प्रतिवर्ष हो रही है, या जो हो रही है पूंजीगत, यानी एक बार हो गई जो परमानेंट हो गई। ये कैपिटल और ये रेवेन्यू। रेवेन्यू वाली भी दो तरह से हो सकती है, कर और गैर कर, टैक्स एंड नॉन टैक्स। ये टैक्स, ये नॉन टैक्स। ये सिर्फ आपको ओरिएंटेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा वो कोई। पूंजीगत में सरकार की जो आय है वो भी दो तरीके से हो सकती है। सरकार को जो ऋण प्राप्तियां होती है, और सरकार जो है विनिवेश करती है, विनिवेश करती है। ये तो सरकार की। अब व्यय में अगर आप देखोगे एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर भी दो चीजों में होता है, एक राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हर साल करना पड़ता है, इसकी 5 मदें, लोगों को वेतन देना पड़ता है, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन देनी पड़ती है कर्मचारियों को, सब्सिडी देनी पड़ती है हर साल, जो उधार लिया उसे ब्याज देना पड़ता है, और रक्षा पर पैसा खर्च करना पड़ता है। मोटा मोटी ये इस सैलरीज पे, पेंशन पे, सब्सिडी पे, इंटरेस्ट पेमेंट पे एंड डिफेंस पे, ये पैसा सरकार जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एक बार जो पैसा खर्च हो गया वो पैसा हो गया, एक बार जो पैसा खर्च हो गया वो पैसा खर्च हो गया, इसे कहा जाएगा कैपिटल यानी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। इसमें भी सरकार जो है वो दो तरह से पैसा खर्च करती है। अब इसको आप अगर देखेंगे, चलो यहीं पे शॉर्ट में देख लेते हैं। एक सामाजिक पूंजी पे या मानव संसाधन पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। इसमें शिक्षा, रोजगार, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे पैसा खर्च होगा। और दूसरा है भौतिक संसाधनों पर। भौतिक संसाधनों पर जो पैसा खर्च होता है वो होता है सड़क पे, यातायात पे, ऊर्जा पे, संचार पे। ये कुल मिला के बजट का पूरा सार है। अब इसमें जो आपके टॉपिक्स कहाँ से आए, बजट तो हो गया, सरकार का पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है वो पब्लिक फाइनेंस में भी आएगा। सरकार की आय व्यय की जो नीतियां वो राजकोषीय नीति में आएगी, बजट ने कवर कर लिया। उसके बाद में जब हम राजस्व पढ़ते हैं तो टैक्स पढ़ते हैं। अगेन टैक्स भी दो कई प्रकार है, वैसे टैक्स के हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे बड़ा टैक्स का जो रिफॉर्म अभी हुआ है वो जीएसटी, वो आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है। पूंजीगत में अगर देखा जाए तो पूंजीगत में जो सरकार पैसा खर्च, सरकार को जो आय होती है वो तो या तो लोगों से उधार लेती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं देखना है। विनिवेश का नहीं, सरकार अपने उद्योग धंधे पीएसयू जो है उनको निकालती है अलग अलग, तो उसके लिए दीपम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बना, इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, वो काम करती है। वो डायरेक्टली हमारे जिसमें नहीं दिया, लेकिन फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में पूछा जा सकता है। राजकोषीय नीति में भी विनिवेश के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। डेट के ऊपर भी है, पब्लिक डेट का मतलब है सरकार के ऊपर कितना ऋण है, किस प्रकार का ऋण है। अगर बहुत उस पे आए तो पूछने को सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना कम है। वो बताऊंगा आपको प्रश्न भी अभी क्या बनते हैं इसमें। तो देखिए कैसे इसमें कवरेज है और क्या क्या आपको इन चीजों में ध्यान रखना है। अब सरकार के अगर व्यय पे आओगे तो आपको इसमें सीधा जो दे रखा है सब्सिडी, सब्सिडी जरूर पूछेंगे। सब्सिडी कितने प्रकार की है, सब्सिडी पे व्हाइट पेपर कब पेश हुआ, मेरिट सब्सिडी क्या है, नॉन मेरिट सब्सिडी क्या है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, अलग अलग चीजों पे सब्सिडी दी जाती है। एलपीजी पे सब्सिडी वापस क्यों ली जा रही है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी वापस क्यों ली जा रही है, उन सब के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो मानव संसाधन पे जो पैसा खर्च कर रही है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे हो रहा है, और गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हो रहा है। और जो भौतिक संसाधनों पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो ऊर्जा के लिए हो रहा है। उसमें जितने भी आपके ऊर्जा के संयंत्र हो गए, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जितना भी जो है यातायात ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे वो रोड पे हो, रोड पे रेल पे, और रोड पे सरफेस का आ जाएगा, पाइपलाइन का आ जाएगा, समुद्र का आ जाएगा, जो है जो इनलैंड वाटर है उस पे आ जाएगा, जो वायु यातायात है वो आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है इस बजट के अंदर कवर होती है। तो पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें चीजें क्या, तो वो हमने इसमें देख ली। अब टॉपिक्स क्या क्या आपको इसमें एटलीस्ट इंपॉर्टेंट देखने हैं। अब एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक तो आपका टॉपिक सिंपल बजट का दे रखा है, तो बजट में आपको जो चीजें पढ़नी है वो पढ़ने हैं घाटे, डेफिसिट्स।
अब डेफिसिट्स 4 तरह के होते हैं, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट्स। वो क्या है, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जब इकोनॉमी क्लासेस टेकअप करेंगे तब उसमें करेंगे, पर आपको अलग अलग तरह के घाटे पढ़ने हैं। एक फिर अलग अलग प्रकार के बजट के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। बजट में ग्रीन बजट क्या है, जेंडर बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजट क्या है, आउटकम बजट क्या है, अलग अलग प्रकार के जो बजट हैं उनके ऊपर। फिर बजट के अलावा जब इसमें जो चीजें हम जो देखेंगे, वो बजट का जब बजट पेश किया जाता है तो उसका जो पूरा ढांचा है, वो उसका एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीज का मतलब ये है कि सरकार की आय कितनी है, मतलब कितनी में कर और गैर कर टोटल कितनी है, और व्यय राजस्व और पूंजीगत कितना है। ये हमेशा व्यय हमेशा ज्यादा रहेगा तो घाटा आएगा। बस उस घाटे को पाटने के लिए सरकार के उपाय क्या है? उपाय सरकार क्या करती है, बहुत से तरीके हैं, उसमें एक उपाय क्या है, वो है मुद्रा का छापना, का प्रिंट करना, और उससे प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, वो पड़ता है मुद्रास्फीति का। वो हालांकि बैंकिंग वाले टॉपिक में ढंग से देखेंगे, लेकिन ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं जो चीजें आपको एटलीस्ट तो बजट में आपको ये देखना है। फिर जीएसटी। अब जीएसटी की वैसे तो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देख लेना, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे अलग अलग कमेटियां बैठी, वैट पहले था, फिर वैट के बाद में जीएसटी लेके आए, वैट और जीएसटी में क्या फर्क है, उसके बाद में जब ये लागू हुआ, लागू करने के बाद में कैसे इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लाया गया, अब उसमें क्या क्या ऐसी चीजें आ रही है जीएसटी में, खास करके जीएसटी काउंसिल जो है, परिषद है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसने कैसे जो है परिसंघीय ढांचे को प्रभावित किया, फेडरल नेचर को प्रभावित किया, वो पूछा जा सकता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अभी जो है लेटेस्ट जो भी जीएसटी से रिलेटेड कोई मामले अगर आए हो इसमें, जैसे खासकर जो दरों में कुछ परिवर्तन है, दरें टोटल कितनी है, 0% है, 4% है, या जो 12% है, 18% है, स्पेशल रेट्स कितनी है, वो आपको थोड़ा बहुत जो है जीएसटी में आपको देख के जाना पड़ेगा। जीएसटी में अभी जो लेटेस्ट जो चीजें चर्चा में, जैसे कोविड जो आने के बाद में जो परिदृश्य चेंज हुआ, उसमें भी कुछ चीजें जो सामने आई है वो भी देखना पड़ेगा। एक जीएसटी की लागू करने के बाद में एंटी प्रॉफिटरिंग का एक क्लोज आया, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ई वे बिल, इसके बारे में भी आपको जो शॉर्ट में पढ़ के जाना, ई वे बिल क्या है, कितने किलोमीटर पे जनरेट होता है, कितना माल होना चाहिए, इसमें जैसे दरों में वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको आपको थोड़ा सा ठीक से। इसके अलावा जो फिस्कल फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म एक वर्ड यूज होता है बार बार, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है राजकोषीय संघवाद। तो उसकी परिभाषा, राजकोषीय संघवाद में निम्नलिखित में से क्या आशय है, 4 कथन दे दिए, तो वैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिर सरकार का पैसा जो आता है वो सरकार कैसे बांटती है, पहले 2 तरह से बांटती थी, प्लानिंग कमीशन बांटता था प्लान में, फाइनेंस कमीशन बांटता था नॉन प्लान में। अब फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन इज नो मोर, उसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। तो अब फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 280 से बना हुआ है, वो कैसे पैसे का वितरण करेगा, केंद्र सरकार राज्यों में किस फॉर्मूले से करती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो 15वां, उसकी क्या क्या, उसके मैंडेट क्या क्या है, वो थोड़ा सा, उसका चेयरमैन कौन है, ठीक है ना, क्या फार्मूले को फॉलो किया जाता है। बहुत पहले गाडगिल फार्मूला था, फिर मुखर्जी फार्मूला है, अब फार्मूले में क्या क्या चेंज है, स्पेशल स्टेट्स का क्या जो दर्जा रहता है, कहाँ पर जो है जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पैसा सरकार देती है, तो उससे संबंधित बातें 5-10 बातें आप सोचोगे तो क्लियर होती जाएंगी। इतनी शॉर्ट नहीं कि मैं आपको इतनी छोटे वीडियो में, सिर्फ ओरिएंटेशन है कि आपको क्या क्या चीजें कैसे देखनी है इसमें। तो कुल मिला के जीएसटी जो है, जीएसटी आपने कॉपी में जीएसटी लिख लिया व्हाइट पे, जब बैठ के सोचिए जीएसटी कैसे आया, जीएसटी के फीचर क्या है, उसका ड्यूल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी दरें 5%, 12%, 18%, 28% कैसे वर्क करती है, कौन से आइटम पे लगती है, नई बात क्या है, कौन सी चीजों को इससे बाहर रखा गया है, जो पुरानी बेसिक चीजें वो। तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछने लायक जो चीज है। अब बजट हो गया, जीएसटी हो गया, फाइनेंस कमीशन वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा जो पब्लिक फाइनेंस में जो अभी जो पूछने लायक जो चीजें हैं, जो हालांकि वो आय व्यय से संबंधित ही हैं, वो मैं आपको और बताता हूँ। एक, अभी जब सीएसआर की बात चल रही थी, तो चेंजेस इन सीएसआर क्या किए। सीएसआर का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बड़ा उद्योग जो है, जो पैसा कमाता है एक लिमिट से ज्यादा, उसको कुछ पैसा जो है सोशल कॉज के लिए खर्च करना पड़ता है, सामाजिक चीजों के लिए। सीएसआर एक, ये इसके में कुछ चेंजेस अभी आए हैं करंट में, जो आपको बता रहा हूँ। ये पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ। पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त,
वही बजट का ही पार्ट है। इसके अलावा पीएम केयर फंड, पीएम केयर जो है वो बहुत चर्चा में रहा, इसके बारे में आपको जो है इस पे प्रश्न बन सकते हैं। फिर टैक्सेस की बात जब आती है उधर, तो अभी जो चर्चा में चल रहा है वो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ये भी जो है कॉर्पोरेट टैक्स, इसको लिखेंगे अगर हिंदी में तो वैश्विक न्यूनतम निगम कर। इसकी बातें चल रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स कोई टाइम में बहुत ज्यादा होता था, फिर इसको बिना बजट में के अनाउंस किए जो है उसको कम कर दिया गया। बाहर की कंपनी आती है, उन पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये अभी एक और चेंज भी लाया कि भाई जो भी टैक्सेशन के अंदर टैक्स जो लगते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगते हैं हमारे देश में। गार का एक इशू चला था, पुराना है, बट फिर भी जो है पश्चिगामी जो है रेट्रोस्पेक्टिव कर सुधार जो है उस पर बैन लग गया है। वो थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा, वो उस पर बैन लग गया है। इसके अलावा सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए सरकार के पास जो पैसे आने का तरीका, सबसे बड़ा तरीका वो टैक्स का ही है। टैक्स का से किससे आता है? उत्पादन से। कोविड में उत्पादन बंद हो गया, बाजार बंद हो गए, तो सरकार कहाँ से पैसा लेगी? प्रोडक्शन पे ले नहीं सकती है, सर्विसेज पे लेनी, क्योंकि कोई चीज प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो सरकार पैसे कहाँ से लाए? तो उसके लिए सरकार ने कई सेस उपकर लगाए हैं। तो सरकार की जो राजकोषीय नीति में इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेस है, उपकर जो है भारी संख्या में बढ़ा दिए हैं। वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें भी पेट्रोलियम के ऊपर जो है जीएसटी बढ़ा हुआ है, तो पेट्रोलियम पर जो वैट बढ़ा हुआ है, जो पैसे लेती है सरकार, तो वो भी चर्चा का विषय रहा। तो उसके बारे में एक ग्लिम्स पता होनी चाहिए, भाई ये हुई, इसमें 5 बातें मुझे मालूम है। इसके अलावा कोविड में राज्य सरकारों को पहले बाहर से पैसा लेना जो है एक लिमिट से ज्यादा अलाउड नहीं था, कोविड में उसको रिलैक्स कर दिया, तो ये भी करंट का अच्छा बनता है। तो रिलैक्स्ड रूल्स फॉर बोरोइंग ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक के समय राज्य सरकारों को बाह्य ऋण लेने की जो उसकी जो छूट है उसमें काफी जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना। इन सब चीजों के बाद में सरकार जब व्यय पे आती है तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको दे रखा है वो है सब्सिडी। अब सब्सिडी जो है, सब्सिडी क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस है। सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है उन लोगों के लिए जो कि डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए असमर्थ हैं, तो उनको कुछ चीजें महंगे में लेके सस्ते में देती है। उसका बोझ भी सरकार अपने ऊपर लेती है। तो पहले ये बहुत ज्यादा होती, तो सरकार का इससे व्यय बढ़ता था। धीरे धीरे इसको कम किया जाना, इसको रैशनलाइज किया जाना प्रारंभ हुआ, इसका युक्तिकरण करना प्रारंभ हुआ कि इसको लॉजिकल बनाया जाए। तो ऐसी चीजें जिन पे सब्सिडी को नहीं दिया जाना, उनको एकदम से हटा ले तो दिक्कत, उनको फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना जरूरी था। तो उसके लिए सरकार ने क्या कवायद करी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे सब्सिडी को लिया जाए वापस। कुछ चीज़ों पे देनी है, जैसे एजुकेशन पे, गरीबी निवारण पे देनी पड़ेगी। सरकार ऐसी कई स्कीम चलाती हैं उन तबकों के लिए, गरीब तबकों के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जिन पे सरकार को जो है पैसा देना पड़ेगा, वो चलेगा। बट सब्सिडी में जो अब सब्सिडी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमारे देश में वो एग्रीकल्चर सब्सिडी है। अब एग्री सब्सिडी जो है, कृषि सब्सिडी जो है, या इसको हिंदी में परिधान भी बोलते हैं, सब्सिडी है। इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है ना वो पूछा जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हालांकि कृषि अलग से टॉपिक आपका दिया हुआ है, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें सरकार कितना पैसा जो है अपनी ओर से बढ़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो कृषकों के जो आंदोलन चल रहे हैं, कृषक आंदोलन चल रहे हैं, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं सब्सिडी का मामला अड़ा हुआ है। वो भी जो है इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझ लें तो मेंस भी साथ साथ में आपका इसमें तैयार होगा। तो करंट में सब्सिडी का, ये सब्सिडी सरकार हर क्षेत्र में देती है। हर क्षेत्र का मतलब कृषि में सब्सिडी का बड़ा तरीका एमएसपी है। इंडस्ट्रीज के अंदर सब्सिडी सरकार देती है, वो देती है उन उद्यमों के लिए जो कि जिनको सस्ता ब्याज देना है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चली थी, उस पर आरएस पे एक और सवाल भी पूछा हुआ है। ब्याज जो है सबवेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लिख लीजिए, मेरे को एकदम क्लिक नहीं कर रहा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, छूट योजना, ये भी क्या सब्सिडी है। उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या सब्सिडी दे रही है वो। फिर सर्विस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है क्या सब्सिडी देती है, निर्यात बढ़े, आयात कम हो। तो हर क्षेत्र के अंदर सब्सिडी का क्या है, एक बेसिक आपको आइडिया इसका होना चाहिए। और सब्सिडी जो है किन किन क्षेत्रों से वापस ली जा रही है,
पेट्रोलियम पर ली जा रही सरकार की बहुत आलोचना, लेकिन सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई तो उस पर तो सरकार खुद व्यय कर ही रही है, तो वो चीजें आपको सब्सिडी के अंदर देखनी। इन्हीं टॉपिक्स में एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, पीडीएस, लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। वो भी थोड़ा सा जो है समझने का है इसमें। जैसे खास करके पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, इसमें एक तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे स्टार्ट हुआ। 60 के दशक में ये स्टार्ट हुआ, फिर कैसे कैसे इसमें चेंज आए, टीपीडीएस सिस्टम आया, ठीक है, फिर इसके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। जैसे देखिए, इसको जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं, लोक वितरण प्रणाली का मतलब ये है कि चूंकि हमारी सरकार जो है वो लोक कल्याणकारी सरकार है, वो सरकार का ही दायित्व बनता है कि ऐसे तबके जो भूख से मर रहे हैं उनको आप कैसे अनाज उपलब्ध कराओगे, तो सरकार वितरण करेगी अनाज। सरकार खाने पीने की बेसिक एम्यूनिटीज को वितरण करेगी। वो क्या सिस्टम है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है। अब सरकार के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है कि उन लोगों को चिन्हित कैसे करें, कहीं उनका पैसा कहीं और तो नहीं जा रहा, लीकेज तो नहीं हो रहा, पिलफरेजेस तो नहीं हो रहा। तो उस पर कई कमिटीज जो है अलग अलग समय पे बैठी है। एक वाधवा कमेटी बैठी थी, ठीक है, वाधवा कमेटी के बाद में एक शांता कुमार कमेटी बैठी है, ठीक है, शांता कुमार, उन बीच बीच में जिसकी कैग की रिपोर्ट आई, इसके ऊपर विजिलेंस आयोग की, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट आई कि यहाँ पे क्या क्या लूप होल है। अभी कोविड के टाइम में पीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई क्या करा जाए गरीबों के लिए। सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पीएम कल्याण, गरीब कल्याण योजना चलाई, बहुत जबरदस्त योजना थी, ठीक है। तो ये सारे वो जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए जो चल रही हैं वो इस पीडीएस में आती है। तो पीडीएस में समय समय पर पैनल बनते हैं, बताते हैं भाई डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर जो है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण, भुगतान, एक ये भी मेंस में पूछा जाता है कई बार। ये सारे जो हैं वो पैनल, इसके आयाम बनते हैं। अब चूंकि बायोमेट्रिक एज आ चुकी है कि जिस व्यक्ति को का जो बायोमेट्रिक मैच करेगा आधार कार्ड के बेस पर, उसको ही मिलना चाहिए। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि आधार कार्ड बहुत से गरीबों को बेचारों पास है नहीं, उनको कैसे मिला। तो उसकी कई चीजें जो हैं वो पीडीएस के अंतर्गत आती है। उसका एक जायजा आपके पास में होना चाहिए। इस पर से प्रश्न आते हैं, बट एटलीस्ट ये जरूर आप करके जाना कि ये भी पीडीएस में क्या हो रहा है। अभी आधार बेस्ड जो है पीडीएस सिस्टम है वो ज्यादा चर्चा में रह रहा है। इसमें अलग अलग जो है वो बाहर के लोग भी जो है वो काफी, जैसे अभिजीत मुखर्जी उन्होंने करा, अभिजीत बनर्जी ने, अमर्त्य सेन इत्यादि, ये भी जो है ये लोग बोल रहे हैं कि भाई भारत सरकार जो पैसा खर्च करती है वो उसका बहुत कम परसेंटेज गरीबों तक पहुंच पाता है। तो उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया जाए। तो पीडीएस आपको कुछ भी समझ में आता, राशन की दुकानें अगर समझ में आ रही तो वो है। अब आप राशन की दुकानें कहते ही आपके माइंड में क्या क्या बातें आती है, वो सारी इसमें बीमारियां। तो उस एंगल से आप पढ़ोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। बाकी हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को शॉर्ट में लेके और उसको कराने की पूरी करेंगे। इसके अलावा सरकार जो पैसा खर्च करती है वो गरीबों पे करती है, और मतलब मानव संसाधन पे करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है। वो हालांकि अलग से टॉपिक दिए हुए, लेकिन वो भी इसके अंतर्गत ही आएंगे। गरीबी अलग से टॉपिक दिया हुआ तो वो हम अलग से देख लेंगे। बट इंफ्रा के नाम पर जो टॉपिक है उसमें भी कुछ करंट के हैं। एक तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अभी ये चर्चा में रह रहा है, जो अभी करंट में जो ध्यान में रखना है आप। एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, जो मतलब वाहन है या ऑटोमोबाइल्स हैं, वाहनों का जो कचरा है उसका निस्तारण कैसे करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इसके अलावा सरकार एक और व्यवस्था लेके आई, इसको बोला जाता है एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। ये भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रा के ऊपर, सड़कों के ऊपर कोई बड़ी योजना चल रही है, भारतमाला परियोजना पुरानी है, अब पूछ सकते हैं उसमें, अगर आपके एनसीईआरटी बुक्स में वो थोड़ा सा कवरेज दिया हुआ है। पाइपलाइन तो है ही है। रेलगाड़ी, रेल मूवमेंट के ऊपर जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में पूछा जाता है। सागरमाला परियोजना पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनलैंड वाटर जो हाईवेज हैं उन पर प्रश्न जो है बेसिक तरीके प्रश्न बनते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हेड ऑन होके ऐसा नहीं कि और पता नहीं क्या पूछ लेंगे, बट जनरली इकोनॉमी में करंट के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका 30% जो है टॉपिक जो है पहले टॉपिक की यूज करती है वो है बजट। अब जो है सेकंड जो पार्ट है वो है बैंकिंग। अब बैंकिंग जब पढ़ते हैं तो बैंकिंग में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 आयाम होते हैं।
भौतिक संसाधन जिसमें रेल, सड़क, वड़क ये। दूसरा मानव संसाधन जिसमें मानव कितने शिक्षित हैं यानी शिक्षा, कितने मजबूत हैं, न्यूट्रिशन है, स्वस्थ हैं तो उसमें स्वास्थ्य आ जाएगा। पैसा कितना है तो गरीबी आ जाएगी। काम करने के लिए क्या तो रोजगार। तो ये 4 पार्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स में। थर्ड जो रिसोर्स है उसे फाइनेंस रिसोर्स कहा जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में चीजें मोबिलाइज होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जहां एक्सचेंज होगा उसे फाइनेंस मार्केट कहा जाता है। दीर्घकालीन फाइनेंस मार्केट को पूंजी बाजार या शेयर मार्केट कहा जाता है जो आपके सिलेबस में है, और जो अल्पकालीन को मौद्रिक बाजार कहा जाता है, जिसे मनी मार्केट कहा जाता है, जिसे बैंकिंग भी कहते हैं। तो आपके मनी मार्केट भी दिया हुआ है। मनी मार्केट से रिलेटेड जो सरकार की नीतियां होती है उसे मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं, मौद्रिक नीति, तो इसी के अंतर्गत आएगी। दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है बैंकिंग, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तीसरा चीज दे रखी इन्फ्लेशन, वो भी इसके अंदर आएगी, यानी मुद्रास्फीति, वो भी इसके अंदर है। तो ये सब मिलते जुलते टॉपिक हैं। अब मनी मार्केट या बैंकिंग के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको बैंक पढ़ने पड़ेंगे, बैंकों के प्रकार, बैंकों का इतिहास, शॉर्ट में बिल्कुल कैसे कैसे स्टार्ट हुए, मध्यकाल में क्या था, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कैसे प्रेसिडेंसी बैंक बनाए, इंपीरियल बैंक बने, पब्लिक सेक्टर बैंक बने, अलग अलग तरह के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कॉरपोरेट बैंक है, मर्चेंट बैंक है ना, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इसके अलावा जो आपके रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव्स के बैंक हैं, तो अलग अलग तरह के बैंक, फॉरेन बैंक्स हैं। मोटा मोटी आपको परिदृश्य मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या है। फिर इसके बाद में अभी बैंकों के लिए जो सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो चल रही है एनपी की, हमेशा से चली आई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक जो कर्जा देते हैं, वो कर्जा जो डूब जाता है उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। उसके लिए क्या क्या, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, कोविड की वजह से और हालत खराब हुई, अब उसके लिए सरकार उपाय क्या कर रही है, मेजर्स क्या क्या कर रही है, मोटा मोटा इसका आइडिया। इसके अलावा एनबीएफसी अभी बहुत चर्चा में रह रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे वित्तीय संस्थान जो कि चेक वगैरह नहीं दे सकते, बैंकों के जैसे काम नहीं करते, लेकिन फिर भी लोगों को लोन देते हैं, वो एनबीएफसी कहलाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उनसे संबंधित रेगुलेशंस नए नए आते रहते हैं, वो लेटेस्ट आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैंकों के क्षेत्र से बाहर हैं, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन, उनको कैसे बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए, ठीक है। फिर बैंकों की समस्याएं, बैंकों में बैंक सुधार क्या क्या हुए अभी तक, नरसिम्हन कमेटी से लेके अब तक के जो सुधार हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टास्क फोर्स बनाई है, बैंकों का पैसा बैंकों में सही रहे उसके लिए क्या क्या मानक रखे जाते हैं, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो बैंक जो आपसे एक्सपेक्ट जनरली करी जाती है। अब धीरे धीरे जो है डिजिटल बैंकिंग सिस्टम आ चुका है, ऐसी ऐसी मुद्राएं आ चुकी है जिनको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, वो भी बहुत चर्चा में है, बिटकॉइंस वगैरह है ना, इथेरियम आ गया, बहुत से हैं। तो क्रिप्टो, डिजिटल बैंकिंग, ये फेवरेट पार्ट रहते हैं बैंकिंग वाले क्वेश्चन जो है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक आती है 11th क्लास में, उसमें आप 11th या 12th में मैक्रो समष्टिगत अर्थशास्त्र, उसमें आपको बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बेसिक चीजें दे रखी है। अभी इसी बैंकिंग सेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आरबीआई का है। आरबीआई के जो है वो, आरबीआई चूंकि केंद्रीय बैंक है, इससे संबंधित जो प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है मुद्रा के छापने से, मुद्रा प्रिंट करना, इसमें मुद्रा गुणांक भी पूछे जाते हैं, जिसमें M1, M2, M3 इत्यादि ये पूछे जाते हैं। मुद्रा की लिक्विडिटी के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति को, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ये भी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए कौन तय करेगा, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन रही है, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कितनी होनी चाहिए। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, अब महंगाई कितनी होनी चाहिए उसको कंट्रोल करना, महंगाई बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उसको बैलेंस रखने के लिए सब पूछे जाते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्यों है, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या है, मुद्रास्फीति का मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय क्या है, मेजर्स क्या है। यानी मुद्रास्फीति, बहुत सारी मुद्रा जो है, मतलब पैसा ज्यादा है, वस्तुएं बाजार में कम है, वो मुद्रास्फीति, चीजें महंगी हो रही है। क्यों है, उसके कई कारण है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, डिमांड पुल, कोस्ट पुश थ्योरीज है अलग अलग।
प्रकार अलग अलग प्रकार है, अलग अलग नेचर के। स्टैगफ्लेशन अलग प्रकार का, स्क्यूफ्लेशन अलग तरह का होता है। दर के आधार पे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, बिनाइन इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, दुनिया भर के इन्फ्लेशन, ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी वगैरह वो पूछे जाते हैं। फिर मापन कैसे, आपके क्षेत्र में अगर महंगाई बढ़ी तो आप उसको मापते कैसे हो, तो उसके लिए जो है आपसे WPI CPI पूछा जाता है, खुदरा मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक वगैरह वो देखने पड़ेंगे। उपाय, 3 तरह के उपाय सरकार उनको रोकने की करती है। मौद्रिक उपाय करती है, मुद्रा को कम ज्यादा इत्यादि करने से। तो उपायों में मौद्रिक उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है दिया हुआ डायरेक्ट। दूसरा उपाय राजकोषीय उपाय, और तीसरा उपाय जो है अन्य उपाय। मौद्रिक उपायों में वही बैंक दर, ये पढ़नी है आपको, रेपो दर, CRR, SLR, जो भी अभी चल रही चर्चा वो पढ़नी है। राजकोषीय उपायों में सरकार अपना पैसा कम खर्च करे, टैक्स की इनकम बढ़ाए, टैक्स रिफॉर्म करे। अन्य उपायों में PDS, सब्सिडी वगैरह ये। तो ये मुद्रास्फीति भी इसी बैंकिंग के अंतर्गत आती है, इसको आपको इसके लिए पढ़ना है। इसी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत, RBI के अंतर्गत आपको पढ़नी है, अभी जो चर्चा में जो ज्यादा चल रहा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। केंद्रीय बैंक यानी RBI ये तय करता है हमारे देश के अंदर कि कौन से क्षेत्र को पैसा कितना मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता क्षेत्र या प्रायिकता क्षेत्र कहा जाता है। तो उसके अंदर कृषि, लघु उद्योग वगैरह आते हैं, उसको कितना पैसा देना, उसकी नई गाइडलाइंस आई है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करके जाना है, ठीक है। फिर ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल वगैरह आ गया। इसमें एक इंडेक्स आया, इसका नाम है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, अभी चर्चा में रह रहा है, ये भी पढ़ लेना। अच्छा, RBI जो है सरकार के बिहाफ पे काम करता है। RBI ने अभी अपना सरप्लस जो है सरकार को ट्रांसफर किया, ये भी चर्चा में रहा था। तो RBI का सरप्लस ट्रांसफर पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर दिया था, चर्चा में रहा था, ये भी आप पढ़ लेना, ये टॉपिक अभी चर्चा में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रही हैं, कि डिजिटल वॉलेट क्या है, या जो भी डिजिटल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप भी बैंकिंग करते हो, मोबाइल बैंकिंग करते हो। पहले जो है कोर बैंकिंग जो है के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ता था, वो मोबाइल से आप कर सकते हो। जो फैसिलिटीज, जो नई नई चीज टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ हुए हैं, वो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, वो भी आपको देख के जाने हैं। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखने हैं, तो NBFC याद रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी याद रखना है, M1 M2 वगैरह ये याद रखना है, ये सरप्लस ट्रांसफर हुआ ये याद रखना है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये ध्यान रखना है, NBFC आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी बेसिक चीजें CRR SLR वगैरह वो पढ़ते हो, कम से कम वो पढ़ के जाइए। तो दूसरा बड़ा टॉपिक। अब जो तीसरा बड़ा टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित। अब राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, ये जैसे आपकी आय होती है वैसे देश की भी आय होती है। राष्ट्रीय आय, इसको आप GDP के रूप में भी ले सकते हो, सकल घरेलू उत्पाद। इसको आप समृद्धि और विकास भी ले सकते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब इसमें जो टॉपिक जनरली आपको पढ़ना है, तो GDP के बारे में पढ़ना है, GNP के बारे में पढ़ना है, NNP के बारे में पढ़ना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ना है, यानी राष्ट्रीय आय पढ़ना है। फिर पर कैपिटा इनकम भी पढ़ी जाती है, रियल पर कैपिटा इनकम भी आप पढ़ सकते हो। ये जो है ये इसके मापन के तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीजें शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि मुख्य रूप से, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा। इसके अलावा चतुर्थ क्षेत्र भी होता है, पंचम भी होता है, क्विनरी, क्वार्टरनरी, बहुत होते हैं, ऐसे बहुत प्रपंच है। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कुछ होता है ये GDP। और GDP में भी आगे GDP वर्सेस GVA भी एक नया कंसेप्ट है। GDP पढ़ने में जो है 2 घंटे लग जाते हैं, बट हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। बट ये तो देखना पड़ेगा आपको कि GDP क्या होता है, GDP में क्या क्या शामिल होता है। मतलब बेसिकली इट्स अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए गिवन टेरिटरी इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक दिए गए सीमा क्षेत्र में, एक दिए गए समय अवधि में किसी भी
समय अवधि में, समय क्षेत्र में उत्पादित किए गए, अंतिम रूप से उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। तो 4 घटक है उसके, चारों के क्या क्या मायने होते हैं, फिर उसमें क्या चीज जो है कम है क्या ज्यादा है, फिर उससे जीएनपी निकलेगी, जीएनपी में कुछ सुधार करेंगे तो एनएनपी निकलेगा, एनएनपी में कुछ सुधार करेंगे तो एनएनपी एड फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, जिसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय बड़ी होने से देश की इकोनॉमी का साइज पता चलता है, लेकिन खाने वाले ज्यादा होंगे तो प्रति व्यक्ति आय पॉपुलेशन से डिवाइड हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय सही है या नहीं है, तो रियल पर कैपिटा इनकम निकाला जाए तो उसको पीपीपी से जोड़ के देखा जाएगा। तो एक पीपीपी भी चर्चा में चलता है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, क्रय क्षमता साम्य। तो ये सारी जो चीजें हैं वो नापने के लिए किसी भी देश में पैसा कितना है, अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारे देश में जो अपनाया जाता है उत्पादन का माना जाता है। तो एक ही तरीका है कि किसी देश में पैसा गिनने कैसे गिने जाएंगे कि कृषि में क्या हो रहा है, दूसरे उद्योग में क्या हो रहा है, सेवा क्षेत्र में, मतलब नाम इनके और भी हैं लेकिन इनको मोटे रूप में एक आ जाएगा। तो कृषि वाला पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कृषि में अभी क्या क्या स्थिति है, क्या क्या मुद्दे हैं और सरकार क्या क्या पहल चल के आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहल में, इनिशिएटिव में सरकार अभी जो भी सरकार ने बाजार सुधार किए, अभी जो चर्चा में जिसकी वजह से एजिटेशन चल रहा है, एक ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाला सिस्टम लेके आए, इसके अलावा जो मंडी सुधार लेके आई सरकार, इसके अलावा सरकार जो सब्सिडी दे रही है इसके ऊपर, वो आपको करना है। एक एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रा यानी संरचना फंड आया है, ये भी करंट में है। एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर की कुछ योजनाएं आई हैं। ठीक है, फिर डब्ल्यूटीओ के साथ कृषि के मुद्दे, कृषि में ये नहीं पढ़ते खरीफ की फसल, रबी की फसल, कहाँ पे बाजरा कहाँ पे चावल, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में आपको ये चीजें पढ़नी है। स्थिति आपको पता होनी, स्थिति का क्या मतलब भाई, आपसे पूछा जाएगा आपके गांव में खेती की क्या स्थिति, तो आप बोलोगे साहब इतने लोग हैं इतनी खेती करते हैं। तो वैसे ही हमारे देश की कितनी % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, वो फिर कितना कमाती है, जो देश की जीडीपी में उसका कितना हिस्सा है, राष्ट्रीय आय में कितना हिस्सा है। मुद्दे क्या है, मुद्दे एग्रीकल्चर रूडिमेंट्री एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रॉफिट बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए कोई भी ऐसा साल नहीं जाता जिसमें 2 या 2.5% ज्यादा ग्रोथ हो, तो स्टेगनेंट है। उसके लिए सरकार ने अलग अलग कमिटीज बिठाई है। तो कृषि आय का दुगना करना जो है, दुगना करने की एक जो है सरकार ने कमेटी बिठाई है। उसमें क्या क्या स्कीम्स लेके आए हैं, खेती में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, उसके बाद में मंडी सुधार, सब्सिडियां आने के बाद में उसका भंडारण कैसे किया जाए, उसको फिर कैसे बेचा जाए, दाम सही मिले नहीं मिले तो सरकार उसके लिए जो है एग्रीकल्चर में सरकार ने जो इंश्योरेंस है, जो बीमा व्यवस्था चला रखी है, तो कृषि बीमा पर प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर कृषि में जिसको बोला जाता है क्रेडिट, हिंदी में बोलेंगे कृषि साख के लिए क्या व्यवस्था करी हुई है। ठीक है, कृषि में सहकारिता का योगदान क्या है, अभी चाहे वो एग्रीकल्चर खरीद में हो, बेचान में हो, जो भी हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। एग्रीकल्चर सब्सिडी में एमएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कितनी फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस, मिनिमम इश्यूड प्राइस, दुनिया भर की बातें जो है वो एग्रीकल्चर। इन तीनों सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है एग्रीकल्चर, इसी में ज्यादा प्रश्न आएंगे, वो आप करंट में आपको देख के जाना। उसके बाद में सेम ये कि मुद्दे जो हैं द्वितीयक क्षेत्र के यानी उद्योगों से संबंधित है। उद्योगों से संबंधित भी स्थिति, उद्योग अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग आधार पे आप बांटते हो उसको, उत्पादन के आधार पे अलग तरह के होते हैं, नेचर के आधार पे अलग अलग तरह के होते हैं, स्वामित्व के हिसाब से अलग तरह के होते हैं। तो उन उद्योगों की क्या क्या अवस्थितियां, औद्योगिक रुग्णता पे प्रश्न बनते हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के प्रकार आपको देखने हैं। इंडस्ट्री 4.0 का एक कंसेप्ट अभी आया है। इसके अलावा लेबर रिफॉर्म आए हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर रिफॉर्म कोड है, इसको बोलेंगे श्रम सुधार, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, इसमें ये आया है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी, अभी एक नई योजना आई है। भारत में उद्यमिता का विकास, जो हमने स्टार्टअप वगैरह ये चला, हालांकि वो सर्विस सेक्टर में भी आते हैं, बट इसमें भी मेक इन इंडिया, ठीक है, मुख्य इंडस्ट्रीज, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं उनके, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। अब जो तीसरा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
टूरिज्म, है ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है जो कि इकोनॉमी में। अब इनकी जब भी स्थिति पूछी जाती है तो दो चीजें किसी भी क्षेत्र, इन तीनों में पूछा जाएगा ना। जब कोर्स में देखिए स्थिति का मतलब है जीडीपी में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, एक्सपोर्ट में क्या योगदान है, ये चीजें जो है इनकी स्थिति बताती है। मुद्दे क्या है, मुद्दे मतलब इनकी इश्यूज क्या क्या है, सर्विस सेक्टर में क्या इश्यूज हैं, क्यों सर्विस सेक्टर जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। तो हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, तो उनमें बड़े बड़े मुद्दे आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो तीनों सेक्टर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कोविड से रिलेटेड, कोविड का प्रभाव सब क्षेत्रों में बुरा पड़ा। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर भी इसमें आएगा, बैंकिंग सेक्टर में की स्थिति खराब थी, टूरिज्म सेक्टर की खराब स्थिति थी, एजुकेशन सेक्टर की स्थिति खराब थी। तो सारे जो है इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात का। तो इसमें अलग अलग, जैसे एयर ट्रांसपोर्टेशन है, सिविल एविएशन का मामला है, नागरिक उड्डयन, उसमें एयर इंडिया क्यों रुग्ण हो रही है उससे संबंधित प्रश्न, रेल से संबंधित, रेल में एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम आई है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पाइपलाइन कहाँ कहाँ बिछी, उनसे रिलेटेड क्या क्या इशू है, ऊर्जा से संबंधित है, रिन्यूएबल सोर्सेज, वैसे अलग टॉपिक बन जाता है, बाकी टॉपिक में वो पूछ सकते हैं। तो सेवा क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ज्यादा इसमें ज्यादा प्रश्न आएंगे तो कृषि पे आएंगे। इसमें एक जो सर्विस सेक्टर का एक बड़ा पार्ट जो है वो माना जाता है, वो माना जाता है आपका ट्रेड का, व्यापार का। व्यापार में आयात निर्यात जो है, इस पे थोड़ा बहुत जो है आप पढ़ के जाना। अभी आयात निर्यात जो है वो कम हो रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, तो उस पे हमें क्या क्या करना है। तो इस एक्सटर्नल ट्रेड को कंट्रोल करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है वो WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें जो अभी ओरिजिन का सिद्धांत जो है, ओरिजिन क्लॉज, ये चर्चा में चल रहा है, वो थोड़ा सा आप देख लेना इसको, मोटा मोटी इसमें अभी आपको ये देखना है। अब ये सब होने के बाद में जो तीसरा एस्पेक्ट इकोनॉमी का बचता है वो बचता है मानव संसाधनों के ऊपर। तो मानव संसाधन में ह्यूमन रिसोर्सेज में जो पैसा खर्च होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्धनता और रोजगार, ये चार एस्पेक्ट हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, क्यों है, कहाँ है, मापन कैसे होता है, स्कीम्स क्या क्या इसके लिए चलाई है। मापन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक गरीबी सूचकांक, भाई कौन आदमी गरीबी है, ये गरीब है कैसे छांटा जाएगा, ये सब इसी में जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, फ्लैगशिप योजनाएं अभी कौन कौन सी चल रही हैं, ये भी दो हैं, एक वेजेस प्रोग्राम है, एक परमानेंट एसेट प्रोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, रोजगार की जब बात आती है तो रोजगार क्या है, रोजगार के प्रकार, पुराने क्वेश्चन नहीं पूछते, अभी पूछेंगे आपसे, वो पूछेंगे स्किल डेवलपमेंट के बारे में, श्रम क्या बोलते हैं, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट जरूर पढ़ के जाना। इसमें जो नई स्कीम है वो भी आपको पढ़ के जानी। इसी में स्टार्टअप इंडिया भी पढ़ सकते हो, लेबर लॉ भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, स्कीम जो है इसमें वंचित तबकों की स्कीम भी आपको पढ़ के जानी, जो गरीबी वाली जो थी, वंचित तबके यानी वल्नरेबल सेक्शन आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं। वंचित तबके कौन से होते हैं, जो कि समाज की मुख्य धारा से थोड़े से पिछड़े, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, एज ओल्ड है, सीनियर सिटीजन्स हैं। ठीक है, तो वो या स्त्रियों में फिर आगे और उनका कैटेगरी, उनके लिए सरकार ने विशेष कौन सी योजना है, दो तीन योजनाएं फ्लैगशिप जो करंट में चल रही है वो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन इनमें से आएगा तो सबसे पहले निर्धनता से उठा के पूछेंगे। इसके अलावा शिक्षा पर ऐसा कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, स्वास्थ्य पे ऐसा, ये स्वास्थ्य और शिक्षा की चीजें भी जो है वंचित तबकों की योजनाओं में आ जाएंगी कि उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं नई वाली। ठीक है, ये सब होने के बाद में फिर पीछे जो चीज आइटम बजाते हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न कम आने की संभावना है। जैसे लेखांकन। अब लेखांकन आप जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं पढ़ा भैया छोड़ दो, अब इसमें ज्यादा सरदर्द प्रश्न अभी तक तो पूछा नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें पूछा जाएगा। एक ये स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ, वैसे तो स्टॉक बाजार में बहुत सी बातें पूछने लायक है, लेकिन फिर भी अगर स्टॉक बाजार में थोड़ा बहुत भी अगर आपको पढ़ना है तो एक तो आप इसमें इसके प्रकार पढ़ लेना। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में IPO आता है और जो द्वितीयक होता है उसमें शेयर आता है। तो शेयरों के बारे में थोड़ा बहुत, इसमें एक चीज आप म्यूचुअल फंड पढ़ सकते हो, SIP स्कीम्स पढ़ सकते हो,
ठीक है। एक अभी नया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, वो पढ़ सकते हो। तो थोड़ा बहुत जो है स्टॉक मार्केट में कुछ प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा उदारीकरण, जो एलपीजी सुधार आए थे 91 में 1991 में, उसके बाद अनवरत चल रहे हैं, तो उस पर अब बहुत पुराने टॉपिक है, सवाल बनते हैं जनरली है नहीं। प्लानिंग पुरानी हो चुकी है, अभी कोई इस पर करंट का सवाल बनने का क्वेश्चन बनता नहीं है। 5 ईयर प्लान कैसे बनते थे, कौन से संस्थान उससे जुड़े हुए थे, प्लान हॉलीडे कब आए, ठीक है, कौन से 5 ईयर फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या, कौन से मॉडल पर थे, किस किस टाइम में क्या क्या अचीवमेंट है, तो थोड़ा बहुत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या क्या है, थोड़ा बहुत प्लानिंग आयोजन पूछा, बट अभी ज़्यादा बनता नहीं इस पे सवाल। तो ये तो सारी इंडिया की जो बातें जो है, इंडिया के जीके की, सॉरी इंडिया की इकोनॉमी की। राजस्थान वाला जो पोर्शन आपके दे रखा है उसमें भी सेम ऐसे पढ़ना आपको। राजस्थान की इकोनॉमी में एक ही सोर्स आपको रखना है, वो है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक रिव्यू। जो इकोनॉमिक रिव्यू लेटेस्ट आता है, इकोनॉमिक रिव्यू स्टेट गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में आरएस में उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसमें आपको एज इट इज पढ़ना है। इसमें एक तो जो वृहद परिदृश्य है इकोनॉमी का, जो मैक्रो पिक्चर है राजस्थान की इकोनॉमी की, वो कौन से सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, वो जरूर पढ़नी, खास करके जो आपका कृषि, उद्योग और सेवा। इसके बाद में आधारभूत योजनाओं पर एक अलग से चैप्टर है, उसमें एज इट इज सवाल आएंगे, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाना है, लेटेस्ट है। आधारभूत यानी जो अभी बड़ी बड़ी योजनाएं जो चल रही है वो, और लास्ट में सरकार की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, वो सबसे लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिलेंगी कि महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो जो योजनाएं हैं जो इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखी है, वो एज इट इज उठा के पूछेंगे। बहुत ही सिंपल पार्ट है, मुश्किल से इसमें 15 या 20 पेज के नोट्स बनते हैं, तो आप ही मान के चलिए 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। इकोनॉमिक्स के नाम से घबराइए मत, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उनको साइड में रख दीजिए, जब हम इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करेंगे तब उसको टेक कर लेंगे, उसको समझ लेंगे क्या क्या उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। बाकी ये जो सारी जो आपकी जो तैयारी है, जद्दोजहद है, वो स्मार्ट वर्क की है। आप जो है एक सही डायरेक्शन में अगर आप कम इनपुट भी देंगे, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका फायदा है। आप जो है पहले इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, आपने 4 गुना मेहनत की, लेकिन आपका रिजल्ट क्या है, 0। इसलिए जो प्रश्न जहां से बनते हैं उसी की तरफ मेहनत कीजिए। यही जो है निरीक्षित विवेक आपको सिलेक्शन करवाएगा। आज के लिए इतना, शुक्रिया।